हाई इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक, फेवरेट कंपनी KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन की कंपनी को आज हम इन डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इसका वीडियो का पूरा फ्लो ये रहने वाला है जहां पर हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 24 घंटों से इसकी कंपनी की कौन कौन को सुन रहा था, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ रहा था, कंपनी का बिजनेस समझ रहा था, चौथी चीज कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है वो भी देख रहा था, और कंपनी ने जो पास्ट में अपना डेट उठाया था, कंपनी ने पास्ट में जो अभी IPO आया था उससे कंपनी ने कहां पर लगाया है, क्या किया है, इन डिटेल में सारी नॉलेज है मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम नजर डालने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 को कंपेयर करेंगे Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 से। अगर सेल्स की आप यहाँ पर ग्रोथ को देखोगे तो 60% की निकल कर आई है। पिछले मार्च 2024 में 82 करोड़ की थी, वही 131 करोड़ की हो गई है। 60% की हर क्वार्टर में, यानी कि इस क्वार्टर में देखने को मिली है इसकी सेल्स। पिछले क्वार्टर में 58% थी, उससे पिछले क्वार्टर में 39% थी। सेल्स का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है क्वार्टरली वाइज। वहीं पर आप एक नजर एक्सपेंसेस के ऊपर डालोगे तो कंपनी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है रॉ मटेरियल के ऊपर। कंपनी का रॉ मटेरियल Q4 2024 के अंदर 71% का था, जो कि सारा पैसा जो कंपनी रेवेन्यू बना रही है 71% तो जा रहा है इसका एक्सपेंसेस में, खर्चे में। वो इस साल बढ़कर 75% का हो गया है। यानी कामकाजी मुनाफा जो अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो सिर्फ 20 करोड़ का बचता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी आखिर बनाती क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंपनी का यहाँ पर ये वेयर हाउस है जहां पर कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। अलवर राजस्थान के अंदर अभी भी नया भी खुला है एक और एक और निमराना के अंदर भी था ये वाला। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है कॉपर से। ये आपको सामने दिख रहा होगा, कॉपर से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इन कोइल्स की होती है। ये हमको हीटर के अंदर दिखते हैं, ये हमको AC के अंदर दिखते हैं, कूलिंग के लिए, हीट के लिए। कंपनी का एक और भी बिजनेस है डेटा सेंटर का। तो जो भी सेंटर्स के अंदर कोइल्स वगैरह का यूज होता है, उसको कोइल्स का काम भी कंपनी ये करती है, कूलिंग करने का, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए उसको कंट्रोल करने का। तो 7% का रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो यहां से भी आता है। अब कहां से कितना रेवेन्यू आता है वो तो मैं डिस्कस कर ही रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर बताया, कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉपर से चीजें बनती है और कॉपर का प्राइस 2024 के अंदर बहुत ज्यादा हाई था। इसलिए यहाँ पर जो इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो 75% का निकला है। और पिछले क्वार्टर में, यानी कि पिछले Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 3% एम्प्लॉय की कॉस्ट लग रही थी, वो एम्प्लॉय की कॉस्ट 5% तक पहुंच गई है। यहां से थोड़ा फर्क पड़ा है, इसलिए यहां पर EBITDA भी कम पड़ा है। और EBITDA मार्जिन के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिला। पिछले ही साल के क्वार्टर में 22% था और इस बार 15% का EBITDA मार्जिन निकल कर आया है। यहाँ पर EBITDA मार्जिन, कामकाजी मुनाफा का मार्जिन घटा है। अब यहाँ पर थोड़ी चिंताजनक बात है ये। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 12 करोड़ का था और इस बार 14 करोड़ का है। सिर्फ पूरे एक साल में 2 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। Q4 पिछले साल के देखा और Q4 इस साल का देखेंगे, हम इस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा, एक और चीज इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। कंपनी का सबसे मेनली जो प्रॉफिट बनता है वो कंडेंस सेंसर कोयल से बनता है। 55% का रेवेन्यू बनाती है। एवोपरेटर कोयल से 37% का बनाती है। बाकी अदर, जैसे मैं आपको बताया, डेटा सेंटर वगैरह, उन चीज़ों से अपना रेवेन्यू बनाती है। मेनली ये दो बिजनेस है कंपनी के। अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, मतलब यहाँ से इनकी मेनली सेल्स। मेन चीज और जो बची है वो है कि इनका टॉप 10 कस्टमर्स जो है वहां से इनका रेवेन्यू 72.5% बनता है। अगर टॉप 10 कस्टमर्स में से 2-3 कस्टमर या फिर 5-6 कस्टमर भी चले गए, कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा संकट में आ सकता है। तो ये एक और रिस्क है जो कि आपको लेकर साथ में चलनी ही पड़ेगी इस कंपनी के साथ। अब यहां से हम P&L स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। इसकी जो सेल्स है P&L स्टेटमेंट में वो 40% निकल कर आती है पिछले साल से। पिछले साल 25% थी, इस बार 40% हो गई है। और कंपनी का यहाँ पर यह कहना है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर इसकी सेल्स 100% से भी ऊपर जाने वाली है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को नए नए इन्वेंटरीज में ऐड भी करने वाली है और अच्छा खासा ग्रोथ बनाने वाली है। अब तीसरी चीज अगर हम मेनली देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि पिछले साल की नेगेटिव में थी, तो लोगों को काफी ज्यादा टेंशन थी कि 2024 का जो कैश फ्लो है, कंपनी का जो गल्ले में पैसा है वो है ही नहीं, 0 रुपए से माइनस में है। तो कंपनी अपने आने वाले टाइम में जब एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिएगी तो डेट लेगी या फिर इक्विटी को ही डाइल्यूट करेगी। लेकिन इस साल में इसका कैश कन्वर्जन जो है वो अच्छा खासा, कैश इक्विवेलेंट देखा जाए, ऑपरेटिंग कैश, यानी कि कुल मिला के धंधे से जो गल्ले में पैसा पड़ा है सेफ, वो 19 करोड़ का पड़ा है। तो कंपनी वहां पर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, फाइनेंस के अंदर कंपनी ने शेयर्स को बेचा है, डाइल्यूट किया है 314 करोड़ के, और उससे खरीदा है अभी जो हमने देखा था सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्होंने पैसा डाला है। इनके ऑब्जेक्टिव में इन्होंने साफ बताया था। यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट परचेस की है वो 246 करोड़ की है।
इसलिए यहाँ पर जो कंपनी का इस बार का जो डाइल्यूशन था शेयर्स का वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो गया है। कहां पर इन्वेस्ट हुआ है वो मैं आपको एक बार लेकर चलता हूं वहीं पर। जैसा कि आपको साफ नीचे दिख रहा होगा, कंपनी ने जितना भी फ्रेश इशू यहाँ पर बाई किया था अपनी सब्सिडरी को ओन करने के लिए किया था, KRN HVAC प्रोडक्ट कंपनी। KRN HVAC भी इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाने में इनकी हेल्प करती है, इसकी पेरेंट कंपनी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं, इनका जो डेप्टर डेज है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, थोड़ा जो रिस्क बढ़ने वाली है। जिस भी कस्टमर को ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वहां से पैसा उधारी का दिन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि धंधे में एक चीज आपको मेनली लेकर चलनी पड़ती है, उधार आपको सबका करना ही पड़ता है। कंपनी पहले 62 दिन के अंदर, मार्च 2024 के अंदर जो इतना इनका मटेरियल बेचती थी, इनका प्रोडक्ट बेचती थी, वो 62 दिन के अंदर इनका पैसा रिटर्न आ जाता था उधारी का, और वो दिन बढ़कर 78 डेज हो गए हैं। लेकिन एक चीज अच्छी हुई इसकी इन्वेंट्रीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्वेंट्रीज डेज कम हुआ है। इन्वेंट्रीज डेज का मतलब सिंपल सा ये होता है, दुकान के अंदर जो माल पड़ा हुआ है वो 108 दिन के अंदर ही बिक जाता है, जो कि पिछले साल 140 दिन लग रहे थे। जब 140 दिन इन्वेंट्रीज के डेज को बढ़ रहे थे, यानी कि 140 दिन ज्यादा लग रहे थे इन्वेंट्रीज के, वहां पर हमने देखा कि कैश को जनरेट करना मुश्किल हो पा रहा था। अब जैसे दुकान में माल आया और 108 दिन के अंदर बिक गया तो फटाफट कैश कन्वर्जन हो गया, गल्ले में पैसा आ गया, और ये गल्ले का पैसा नए धंधे में यानी कि नए प्रोडक्ट को बनाने में लग जाएगा। तो इस साल का इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। एक और लास्ट चीज जो की बच गई है शेयर होल्डर पैटर्न को, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज बता रहा है। प्रमोटर यहाँ पर सेफ दिख रहे हैं, DIS ने बहुत ज्यादा यहाँ पर खरीद के रखा तो नहीं है, 6% का है, और FIS ने तो जितना भी स्टेक था वो सारा ही बेच दिया है। अब यहाँ से मेनली कंपनी का जो दारमदार है वो पब्लिक के ऊपर ज्यादा है, 21% का। अब यहाँ से अगर DIS और FIS थोड़ा सा भी स्टेक बेचती है तो पैनिक में सेलिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर बैठे रहेंगे। कंपनी की जो P रेशियो भी करंट चल रही है वो 99 के आसपास चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं आपके इसको पीयर से कंपैरिजन भी करके बताऊं तो इसके पीयर्स की 48, 50, 36 एक एवरेज देखा जाए तो 40 से 50 के बीच में चल रही है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का कैश फ्लो अच्छा खासा पॉजिटिव में है, गल्ले में पैसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है कि इसके जो बोरोइंग्स है वो काफी कम है कंपनी की, और कंपनी में रिजर्व भी अच्छे खासे पड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है। तो कंपनी चाहे तो अपनी बोरोइंग्स भी अच्छे खासा टाइम पर चुका सकती है। पहला नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कस्टमर से उधारी वाले दिन बढ़ते जा रहे हैं। ROC रिटर्न भी कम है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। शेयर होल्डर पैटर्न के अंदर यहाँ पर अगर FIS ने या फिर DIS ने थोड़ा सा भी स्टेक बेचा है तो पैनिक में सेलिंग हो सकती है और यहाँ पर स्टॉक के प्राइस नीचे आ सकते हैं। तो ये हमने देख लिया वीडियो के अंदर 3 पॉजिटिव पॉइंट को, 3 नेगेटिव पॉइंट को। अब यहाँ से डिसीजन आपका है, आपको क्या लगता है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कंपनी का जो इस साल का रिजल्ट रहा है एनुअल रिपोर्ट 2025 के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से बहुत अच्छा रहा है। और अगर जो नेक्स्ट अब इनके जो वादे हैं अगर ये कंप्लीटली यहाँ से अच्छे करती है वादे, क्योंकि अभी भी नया प्लान सेटअप हुआ है जो कि मई 2025 से चलने वाला है, इसकी सब्सिडरी कंपनी संभालेगी अलवर राजस्थान के अंदर। वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, अगर वो प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी मार्केटिंग हुई और अच्छा खासा प्रोडक्ट बिकने लग गए तो भैया कंपनी के जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है वो यहाँ से बहुत अच्छे हो सकते हैं। बाकी यहाँ से आपका फर्ज बनता है, आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीटली सोचना है, रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है। बाकी अगर आपको यहाँ पर वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगी हो या फिर गलत लगा हो कुछ भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है जिसको लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी भी और बिजनेस एनालिसिस वीडियो के साथ या फिर फाइनेंस वीडियोस के साथ। अगर आपको कुछ भी अगर चाहिए दूसरी वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।